हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के PYQs। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मोस्टली बच्चों को इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम रहती है। तो आप लोग क्या करो, जिसको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, एक तो आप इसके अंदर इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे वन शॉट का लिंक है, एक तो आप वन शॉट देखेंगे और दूसरा आप क्या करेंगे, इसके PYQs कर लेंगे। देखो, बिल्कुल छोड़ने से बेटर है आप कुछ तो कर लो इसके अंदर, ठीक है। एक आप वन शॉट देख लो, एक इसके अंदर PYQs कर लो, ये दो चीजें कर लो। मतलब मान के चलो, अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो ना, तो आप इसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट कर पाओगे बड़े आराम से, बहुत आराम से। मतलब मिनिमम आप 3 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको चेक करना है कि वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इन 4 डिवाइसेस PQRS, द डिवाइस इन विच एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा इनमें से PQR में से अल्टरनेटिंग करंट को शो करता है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। यहां आई है, यहां टाइम है, ठीक है, ये टाइम हो गया। यहां पे अब देखो, आप कहोगे एक P के चांस बनते हैं और एक S के चांस बनते हैं, इन दोनों के चांस बनते हैं। Q और R तो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम के साथ ये अपने एम्पलीट्यूड को वेरी नहीं कर रहे, तो QR तो कैंसिल हो गया। अब P और S में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर हमें इसकी डेफिनेशन में मिलेगा। डेफिनेशन क्या कहती है? तो देयर आर 4 डिवाइसेस, ठीक है। इन अल्टरनेटिंग करंट द करंट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड साइनसॉइडली विद टाइम एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो ये वाली लाइन है ना बच्चों, ये लाइन आपको आपका आंसर देगी, ठीक है। तो अब इसमें से आप खुद सोच के देखो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास तो ये वाला हो रहा है, ये तो ऊपर है। समझ में आ गया ना? ओरिजिन ये है ना हमारा, ये बाकी तो ऊपर जा रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमारा एस आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, जिसके यूनिट हर्ट्ज होते हैं वो फ्रीक्वेंसी है, और इसमें यूनिट एम्पियर है, तो करंट हो गया, ठीक है, 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, करंट इन द सर्किट दिस सेकंड, मतलब ये टाइम है, आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 इज, ठीक है। तो क्या कहता है आपसे, ये आप इंस्टेंटेनियस करंट पूछता है। सो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसमें इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, और ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी और 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। अब आगे इसके अंदर है, गिवन है, अब हमारे को इसके अंदर 15 एम्पियर वैल्यू गिवन है बच्चों। 15 एम्पियर जो ये गिवन होती है ना वैल्यू, जिसमें कुछ नहीं लिखा, ये क्या है आपके पास? RMS। ये स्टार्टिंग में मेंशन्ड भी है। एक रेटेड वैल्यू होती है, यहां पे जो उन्होंने लिख दिया RMS, कई बार है इसमें ना ऐसा नहीं मेंशन होगा कि RMS है, वहां लिखा होगा रेटेड वैल्यू। तो रेटेड वैल्यू क्या होती है? RMS ही होती है, ठीक है। तो यहां पे RMS दे रखा है। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, IRMS का फॉर्मूला I नॉट बाई √2 होता है। जो बच्चे अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल नहीं करके आए, वो फॉर्मूला ये याद रख लें, मैंने जो ये रेड कलर का किया है इसके अंदर। तो IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2। तो I नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? IRMS √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये I नॉट आ गया। अब आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है ना, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब आपको I निकालना है। I नॉट की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली। उसके बाद T की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, ये वाली, इसको इस इक्वेशन में भर दो। इसको पुट करने के बाद आप देख रहे हो ये 15√2 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें? 50 दी हुई है। फ्रीक्वेंसी की जगह 50 पुट कर दो, और छोटे टी की जगह क्या है? 1/600। जब इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा साइन π/6। तो साइन π/6 को सॉल्व कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 इंटू 15√2, आंसर आ गया 15/√2। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आ गया? सॉरी, हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। क्लियर है?
मिसप्रिंट हो गया, ये ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, एन AC वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V साइन ओमेगा t is applied to series combination of resistor R and an element X। अब यहां पे एक एलिमेंट का नाम दे दिया X। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज दिस। कहता है कि जब ये एक एलिमेंट X जोड़ा किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, ये मैं एक कॉम्बिनेशन बना देता हूं। अब मान लो यहां पे कोई भी, अब यहां पे मान लो मैं इसको मेंशन तो नहीं कर सकता क्या चीज है, मैं यहां पे एक बॉक्स बना देता हूं, अल्टरनेटिंग सोर्स डाल दिया, ये R है। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो करंट मिलता है ना, करंट की वैल्यू इस डिवाइस की वजह से आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 मिलती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल नहीं किया है तो एक बात ध्यान रखना, ओमेगा टी में कुछ ऐड होएगा ना, वो कैपेसिटर होता है, बस इतनी बात याद रख लो। अगर यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 होता तो ये इंडक्टर होता, ये याद रख लो। क्या पता इसको वेरी करके भी पूछा जाए, क्योंकि 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इस साल अगर मान लो ये क्वेश्चन आया तो वहां पे हो सकता है ये एज इट इज ना दे करके माइनस दे दे, ठीक है। तो प्लस आए तो कैपेसिटर, माइनस आए तो इंडक्टर। अगर कुछ भी ना आए, सिर्फ ओमेगा टी लिखा हुआ है साइन, तो क्या है, रेजिस्टर। समझ में आ गई मेरी बात। अगर साइन के अंदर कुछ ऐड है तो कैपेसिटर, और अगर कुछ माइनस है तो इंडक्टर, अगर कुछ भी नहीं है तो रेजिस्टर। तो आइडेंटिफाई हो गया, ये एक्स का नाम क्या है, कैपेसिटर। क्लियर हो गया बच्चों। अब इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इनमें से अब देखो, कैपेसिटर कैपेसिटर, मतलब आपका आंसर ए और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब इसका भी पता लगाना है ये कौन सा होगा। अब देखो यहां पे लिखा है एक्सी, एक्सी और एक्सी। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी। एक्सी होता क्या है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर। आप ऐसे कह सकते हो, कैपेसिटर का रेजिस्टर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, जो कैपेसिटर करंट का अपोज करेगा, ठीक है। अब इसमें एंगल दे रखा है पाई बाई 4। अब यहां से ना एक फॉर्मूला होता है tan फाई। ये tan फाई ऐसा क्यों है, एक ना इंपिडेंस ट्रायंगल होता है इस तरह से। अब यहां पे इंपिडेंस ट्रायंगल के अंदर ये होता है रेजिस्टर और ये होता है कैपेसिटेंस का, एक्सी ले लो। तो यहां पे ये एंगल हो गया फाई, ये फाई हो गया। अब रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा वो आएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जाएगा वो आएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब इसके अंदर tan फाई निकालना हो तो क्या होएगा, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। समझ में आ गया। तो tan फाई कितना है, ये फाई एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर। अगर 45 पुट करते हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब VC की वैल्यू VR के बराबर हो गई। तो V क्या होता है, IR, ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल्स टू IR, आई नॉट XC, आई नॉट R। अब यहाँ पे आई नॉट से आई नॉट कट गया, XC की वैल्यू R आ गई। अब ऑप्शन चेक करो आप, XC की वैल्यू कितनी है, R है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। देखो ये MCQ था। अब इस MCQ ने कितनी चीजें पूछ ली, 1 नंबर के हिसाब से। देख पा रहे हो आप इस चीज को, 1 नंबर के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या नाम है, ठीक है, कैपेसिटर है। चलो ऑप्शन में अब 2 कैपेसिटर दे दिए। अगर मान लो यहाँ रजिस्टर दे देता तो आपका आंसर सीधा था, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर यही होना चाहिए था। समझ में आ गया। अब इसने क्या करा, 50-50 खेल लिया आपके साथ, इंडक्टर इंडक्टर दे दिया, कैपेसिटर कैपेसिटर दे दिया। अब इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, चले आगे। ओके, अगला सवाल, एन सोर्स of EMF V is equals to V naught sin omega t is connected to a capacitor of capacitance C. Deduce the expression for the current flowing through it. सीधा डेरिवेशन है ये, सीधा डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन है कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया, ठीक है। देखो फिर उसके बाद क्या कहता है, ग्राफ भी बनाओ, V वर्सेस, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। बच्चों अगर ये ऐसे ना लिखता ना इस तरह से, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये आपसे फेजर डायग्राम मांग रहा है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम आपने बनाया था ना,
ठीक है, अगर जिसने बिल्कुल नहीं करा, फेजर डायग्राम प्लस वेव फॉर्म दो चीजें बनाई थी, उन दोनों से ही हम ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है आंसर में, ये बना सकते हैं। देखो अब सबसे पहले करना क्या है, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप ना इसको भूल जाओ, इसको एक बार भूल जाओ। करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, ठीक है। अब ये q की वैल्यू क्या होती है, q की वैल्यू होती है cv, v की वैल्यू क्या है, v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इस q की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, ये देखो यहां पुट कर दिया, c बाहर आ गया, v नॉट बाहर आ गया। अब c बाहर आ गया, v नॉट बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी, उसके बाद जो t के साथ होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ओमेगा आ गया, यहां पे समझ में आ गया, सिंपल डेरिवेशन है, आपको आना चाहिए ये। उसके बाद यहां क्या किया, यहां पे हमने यहां पे इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी जैसा बनाना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो कोस है, पहली बात तो इसको साइन बनाना है, दूसरा यहाँ पे आई नोट लेके आना है। आई नोट क्या होता है, V डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी ऊपर आपने करा है एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो क्या मैं इस ओमेगा सी को ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है, ये ऊपर जाके वापस ओमेगा सी हो जाएगा। तो 1/ओमेगा सी एक नई टर्म है, इसको हम एक्स सी बोलते हैं। चलो बच्चों आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, आई नोट आ गया यहाँ पे, ये आई नोट आ गया। अब कैपेसिटर में प्लस होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बच्चों ये आपका कन्वर्जन हो गया, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है। अच्छा अब यहां पे देखो एक छोटी सी बात लिखी हुई है मैंने, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज। अब यहां देखो ना आप, अब यहां पे जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी है, और जो करंट है वो 90 डिग्री से आगे भाग गया, तो मतलब वोल्टेज पीछे रहेगी, यही मतलब है। तो करंट लीड्स वोल्टेज। अब इसका चित्र बना देंगे। अब चित्र देखो कैसे बनता है, साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं बच्चों। अब मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज बनाता हूं, ये साइन कर्व होता है, ठीक है, ये साइन कर्व किसका है, ये हो गया वोल्टेज का। अब हमें किसका बनाना है, करंट का। करंट 90 आगे है, तो मतलब करंट यहां से चलता होगा, यहां से ऐसे, समझ में आ गया। 90 पीछे होता तो नीचे से स्टार्ट करते, 0 होता तो इसी के ऊपर से चला देते। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, कोई भी चीज समझ में ना आए तो इसको बैक करके दोबारा कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, एक डिवाइस है एक्स, फिर दोबारा डिवाइस आ गया एक्स, कनेक्टेड टू दिस वोल्टेज, वोल्टेज हमेशा यही रहेगी आप देखोगे, और करंट की वैल्यू देखो बच्चों दोबारा प्लस आ गया, प्लस आया तो प्लस का मतलब क्या है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। आइडेंटिफाई द एक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेजिस्टेंस, मतलब रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ठीक है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी आ गया हमारे पास, 2 न्यू सी आ गया, एक्सप्रेशन हो गया। ड्रॉ द ग्राफ, ऊपर बनाया अभी सेम ग्राफ। उसके बाद कहता है कि रिएक्टेंस का ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी के साथ। बच्चों रिएक्टेंस है ये, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 फ्रीक्वेंसी। तो रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी रिएक्टेंस बढ़ेगी। ये बन गया ग्राफ इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा फेजर डायग्राम, मैं अभी बोल रहा था ऊपर फेजर डायग्राम। देखो बच्चों, अगर मान लो ये हमारे पास ईएमएफ है, मतलब वोल्टेज है ओमेगा टी के साथ, करंट कहां है, करंट ओमेगा टी से 90 आगे है, तो 90 का एंगल ऐसे बनेगा बच्चों, ये बन गया 90, ये बन गया फेजर डायग्राम, खत्म हो गया, क्लियर हो गया ना। अगर मान लो ये बोलता, एक बार दोबारा देखो इसको, मान लो ये मैंने बोला ईएमएफ है ओमेगा टी के ऊपर, मतलब वोल्टेज है। अगर मैं आपको बोलता हूं करंट के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसी के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। अगर ये बोलता है 90 पीछे है तो मैं नीचे कर दूंगा, ये बोलता है 90 आगे है तो मैं ऐसे कर दूंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये यहां से इसको अच्छे से बना करके देखना, क्लियर है बच्चों। अगला सवाल, एक डिवाइस है, फिर डिवाइस आ गया एक्स। ये देख रहे हो बच्चों डिवाइस वाले, जिसमें डिवाइस वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक डिवाइस है जो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, वेरिएशन, वोल्टेज, करंट, पावर, तीन चीज है बच्चों।
कौन कौन है, वोल्टेज है, करंट है, पावर है, ठीक है। फॉलोइंग ग्राफ, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, डिवाइस एक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चों एक बार जरा देखो इसको, ये वाला जो होता है इस तरह से तो करंट होता है, सॉरी वोल्टेज होता है, ये वाला भी वोल्टेज जैसा होता है, और ये वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये करंट होएगा ना। तो अभी आपने देखा एक चीज ऐसे और एक चीज ऐसे, कौन है ये, फिर कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर डिवाइस का नाम हो गया, मैंने डायग्राम भी बना दिया। उसके बाद विच ऑफ द कर्व ए बी सी, अच्छा ए जो है ना हाइट पे है, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और बी जो है वो वोल्टेज को, सी जो है करंट को, हम कर चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद कहता है कि रिएक्टेंस बताओ, फिर दोबारा वही रिपीट, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c। आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है कैसे ये, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। एक्स सी का वापस ये बन गया, ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, फिर वही दोबारा पीछे वाली बात अभी आप करके आए हैं, वो डेरिवेशन दोबारा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आई निकालना है, डी क्यू बटे डी टी होता है, आई की वैल्यू डी क्यू बटे डी टी होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बटे डी टी, क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी लिख देता हूं मैं, इसको यहां पुट करोगे तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बटे डी टी। अब यहां पे डेरिवेशन करना है इसका, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, सॉरी अगेन डिफरेंशिएशन करना है। आई इज इक्वल्स टू सी वी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी डॉट ओमेगा, ठीक है बच्चों, फिर वही दोबारा वापस इस तरह से, क्लियर है। अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, उसको बोलते हैं ओमेगा एल, कैपेसिटिव होता है 1/ω/c, भाग कर दो कितना हो गया, एक्सएल बटे एक्ससी, और ओमेगा स्क्वायर एल, ऑप्शन देख लो कौन सा है, डी, खत्म, क्लियर है। द इम्पीडेंस ऑफ दिस, इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फार्मूला जिसने बिल्कुल भी क्लास नहीं लगाई कभी ध्यान दें, इम्पीडेंस होता है जब कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को जब हम सीरीज में लगा देते हैं तो उस समय ये एक रेजिस्टेंस देता है जिसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, तो इसका आंसर होता है ये वाला, इसका डेरिवेशन होता है बच्चों, तो इसका डेरिवेशन मैंने समझाया हुआ है, वन शॉट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसमें देखना इसका वन शॉट, आपका ये चैप्टर आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा। जिसने बिल्कुल भी कभी हाथ नहीं लगाया ना वो एक बार वन शॉट कर ले और ये पीवाई यूज कर ले, बहुत है, मोर देन इनफ है, आप आराम से इस चैप्टर को क्रैक कर लोगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक 300 ओम का रेजिस्टर है, कैपेसिटर इतना दिया हुआ है सी, तो जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिख लिया इसने, यहां लिख लिया, यहां लिख लिया। उसके बाद कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, करंट इन द सर्किट इज एमसीक्यू 2022। तो अभी क्या पूछ रहा है बच्चों, ये करंट पूछ रहा है, करंट क्या होता है, रजिस्टर एंड कैपेसिटर है, मतलब इस तरह से हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया आरसी सर्किट। अब इस आरसी सर्किट के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है आई क्या होगा, तो आई की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये बच्चा ये बनता है इंपीडेंस इसका, एक्सएल नहीं आएगा बच्चों, एक्ससी आएगा, एल अगर इंडक्टर होता तो एल आ जाता, ठीक है। बस अब एक्ससी कैसे निकालते हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये दे दिया 1/2 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50, सी दिया हुआ है 25, और जो 25 जो है ना बच्चों 25 माइक्रो फेराड है, मैं यहां लिख देता हूं माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की -6, एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की -6। अब ये मैं अगर ओपन करूंगा तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 ओम, ठीक है। अब 400 ओम आ गया, यहां पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। उसके बाद रजिस्टर 300 है, यहां 300, तो 300 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, रूट सोल्व करोगे 500, 2/5 0.4, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर हो गया, आसान है। अच्छा आगे चलते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर का इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू E0 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बनाना है बच्चों, ये ग्राफ होता है इसका, ठीक है, ग्राफ को याद रखना, इंपीडेंस वर्सेस आपका
जो ये नीचे LCR सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशन में जो जा रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर आपको ग्राफ शो करना है। समझ में आ गया? अब ये कैसे आया, अब ये और देख लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होती है ना, आप ये सोच रहे होगे तो ये क्या आ गया नीचे। देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें XL इज इक्वल्स टू XC लेना है। ठीक है, तो XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/√LC। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो इसके अंदर ये यहां डाउन जाएगा जब ये दोनों बराबर होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, ये रेजोनेंस सिचुएशन होती है। तो आप इसको एक बार याद रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक एक रेजिस्टर 30 ओम का, कैपेसिटर इतने माइक्रोफेराड का। अब ये लिख लो सारा एज इट इज। कैपेसिटेंस दी हुई है आपको 250/पाई। ठीक है, और कनेक्टेड इन सीरीज 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो ये काफी सारी चीजें निकालनी है आपको इसके अंदर। सबसे पहले निकालना है करंट इन द सर्किट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V/R हो गई। अब R तब लेते जब अकेला रेजिस्टर होता। यहां पे कौन कौन है, यहां पे दो है ना, कॉम्बिनेशन है। तो R को मैं Z से रिप्लेस कर दूंगा। Z का फॉर्मूला होता है XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर रूट के अंदर। अभी सिखाया था ऊपर बच्चों, सेम बार बार रिपीट हो रही है चीजें, देख रहे हो आप। ये निकाल लो, XC की वैल्यू 2 फ्रीक्वेंसी होता है, ये पुट करा 40 आ गया। और उसके बाद Z की वैल्यू कितनी है, 50 आ गई। ठीक है, यहां से सॉल्व करके अब आगे इसके अंदर क्या आएगा, आगे आएगा V की वैल्यू। V की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे को, 200 दी हुई है। Z कितना निकाल लिया अपन ने, Z निकाल लिया अपन ने 50। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया 200, ये काट लो इसको, 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा 25 यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा, 50 ओम। ठीक है, मिसप्रिंट है। अच्छा, उसके बाद वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर IR। V इज इक्वल्स टू IR होता है रेजिस्टर के अक्रॉस। भाई जो इसने बोल दिया रेजिस्टर के अक्रॉस बताओ तो निकाल दिया। फिर कहता है कैपेसिटर के अक्रॉस बताओ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस इंडिविजुअल निकाल दिया 160। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या कहता है ये, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 200 है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 120 और 280। ये जोड़ दिया हमने, 280 आ गया। अब 120 और जो 160 है ना बच्चों, ये RMS वैल्यूज हैं। तो RMS वैल्यू जो है हमारी, अगर मैं देखता हूं इसको, ये हमारी क्या है, RMS है। ठीक है, 200 वोल्ट कनेक्टेड इन ए सर्किट। तो अगर हम देखें 280 वोल्ट स्मॉलर होती है इससे, पीक वोल्ट से। पीक वोल्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IRMS√2। अगर मैं RMS को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब मैं इस 200 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 200√2, तो लगभग 282 वोल्ट आता है। और हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, 280। अब 282 बढ़ा के 280 बढ़ा, आप देख सकते हो 282 ही बढ़ा हुआ ना, इसीलिए इसने लिखा है क्या, 280 वोल्ट इज स्मॉलर देन द सोर्स पीक वोल्टेज। क्लियर हो गया बच्चों, यही तो बात पूछी है ना इसने। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर 12वां सवाल। एक सीरीज LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, सारी चीजें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। और देखो बच्चों, मैंने बोला था कि जो वोल्टेज कनेक्ट होती है, मतलब जिससे हम कनेक्ट करते हैं, वो कौन सा होता है, RMS होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे करंट की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया हमारा। ठीक है, तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V/Z हो गई। तो V कितना है हमारे पास, 200। Z कैसे निकालते हैं, Z का फॉर्मूला आपके सामने है, इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यूज को डालना, तो आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। देखो सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये क्या कहता है इसके अंदर, रेजोनेंस की बात हो रही है यहाँ पे।
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कैसे पता लगा हमें, ये कह रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होना। अगर एक्सएल एक्सी बराबर होंगे तो इस फॉर्मूले में ये चीज तो खत्म होगी, जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर, आई की वैल्यू क्या होगी, वी बाई जेड, तो कितना आंसर आ गया, 10 एम्पियर। समझ में आ गया। तो रेजोनेंस का कंसेप्ट मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अभी आपने एक्सएल और एक्सी बराबर लिखा था, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1/√LC लिखा था ना अभी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सर्किट इन वन साइकिल। एवरेज पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना है 200, I कितना निकाला 10, मल्टीप्लाई कर दो 2000 वाट, आपका आंसर आ गया। आसान है। नेक्स्ट है इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है, R क्या हो गया, XC हो गया। तो XC की वैल्यू कितनी होगी, XC की वैल्यू हम लिख सकते हैं I और 1/ωc। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, अगला सवाल, पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, एक ना इंपिडेंस ट्रायंगल होता है, मैं तुम्हें इंपिडेंस ट्रायंगल बता देता हूं। ये रेजिस्टेंस हो गया, यहां पे ये इसको बोलते हैं इंपिडेंस, ये हो गया फाई, और ये वाली वैल्यू होगी XL माइनस XC। अब इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में कोस फाई क्या होता है, कोस फाई होता है R/Z। ये हो गया पावर फैक्टर। अब बच्चों पावर फैक्टर में तुम्हें एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। P की वैल्यू क्या होती है, EV IV cos फाई। cos फाई का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर, P/EV/IV। ये आपका आंसर हो गया। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला इंपिडेंस ट्रायंगल में ये होता है। अब अगर हम देखें द पावर फैक्टर सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है हमारे पास Z की वैल्यू R के बराबर हो जाना, क्योंकि XL और XC की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इस सिचुएशन में R/Z कितना हो गया, मतलब Z को मैं R लिख सकता हूं ना, तो Z से R कट गया, एक आंसर आ गया। समझ में आ गया, ए। क्लियर है, ओके। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सीरीज LCR सर्किट ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द इंपिडेंस इज मिनिमम। फिर वही बात, इंपिडेंस का मतलब Z की वैल्यू कम कब होगी, Z का फॉर्मूला पढ़ लिखो पहले, R का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में Z देखो रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन कम कब हो सकती है, जब ये दोनों खत्म हो जाए, और XL और XC को बराबर ले लो, ये खत्म हो गया। क्लियर है, Z मिनिमम हो गया। अब आ गया इसके अंदर वोटलेस करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट। वोटलेस करंट वो होता है, वोटलेस, वोट मतलब पावर, पावरलेस करंट, ठीक है। ये कैसे करते हैं बच्चों, इसके लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी जो मैंने तुम्हें अभी बताया। इस फॉर्मूले में पावर की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब कोस फाई की वैल्यू 90 हो, मतलब कोस फाई टोटल 0 हो, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 होगी ना। कहने का मतलब ये है मेरा, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब फाई क्या होता है, फाई होता है एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। समझ में आ गया, यही मतलब होता है इसका। अब कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इन दोनों के अंदर अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मैंने बोला था ना साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड ओमेगा टी माइनस π/2, दोनों ही केसेस के अंदर फाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। 90 क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि फाई की वैल्यू जब 90 होगी, उस सिचुएशन में पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है, तो कहने का मतलब है इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जब इनमें से हम वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, इनके साथ करंट पास होता है, तो ये पावर को कंज्यूम नहीं करते, खुद के करंट को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हुआ, फिर से रिपीट करता हूं, कैपेसिटर एंड इंडक्टर खुद में से करंट पास करने के लिए पावर मेंटेन नहीं करते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉट लेस करंट। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चंस हो गया आपके।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है सबसे, वो आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर नाम का टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर, दूसरा इसके अंदर आपको जनरेटर, और तीसरा आपको इसके अंदर गैल्वेनोमीटर। ये 3 टॉपिक आपको जरूर करने हैं। ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में इसका आने के पूरे चांसेस हैं। जनरेटर हो गया, एमसीजी हो गया, ये एमसीजी मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये 3 टॉपिक आप 100% करके जाओगे। समझ में आ गया? ओके बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।